आज के लेक्चर में हम चैप्टर नंबर 14 का जो रिमेनिंग पार्ट था उसके बारे में डिस्कस करेंगे, जिसमें सबसे पहले हमारे पास E/m रेशो, चार्ज टू मास रेशो ऑफ इलेक्ट्रॉन है। इलेक्ट्रॉन हमारे पास एक पार्टिकल है, सब एटॉमिक पार्टिकल, जो कि जे थॉमसन ने 1897 में डिस्कवर किया था। इससे पहले इलेक्ट्रॉन को हम कैथोड के नाम से जानते थे कि ऐसी बीम ऑफ पार्टिकल जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है। E/m रेशो फाइंड करने के लिए हम इलेक्ट्रॉन को एक ऐसी रीजन से पास करवाते हैं जहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई हुई हो, और हम कोशिश करते हैं कि हम उसको मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन के बिल्कुल परपेंडिकुलर मूव करवाएं, ताकि उस पर जो मैग्नेटिक फोर्स एक्ट करे वो मैक्सिमम एक्ट करे। और हम ये लास्ट लेक्चर में देख चुके हैं कि जब हमारे पास मैग्नेटिक फ़ोर्स मैक्सिमम एक्ट करती है तो वो उसको मैक्सिमम डिफ्लेक्शन देती है, क्योंकि मैग्नेटिक फ़ोर्स जो है वो एक डिफ्लेक्टिंग फ़ोर्स है। जिसकी वजह से वो जो इलेक्ट्रॉन है, चार्ज है, वो सर्कुलर पाथ में रिवॉल्व करना लग जाता है, जिसका जो रेडियस होता है वो आर होता है। इन दिस केस जो सेंट्रीपिटल फोर्स का रोल है वो प्ले करती है मैग्नेटिक फ़ोर्स। तो इस तरह से जब हम दोनों को इक्वेट करते हैं E/m आ जाएगा V/BR। अब यहाँ पे अगर हमें E/m रेशो चाहिए तो हमें V की और R की वैल्यू चाहिए होगी। R जो रेडियस ऑफ सर्कल है वो हम उस रीजन को, उस ट्यूब को एक हाइड्रोजन गैस एट लो टेम्परेचर, लो प्रेशर पे फिल करके उसको फाइंड आउट कर सकते हैं, क्योंकि जब वो चार्ज जो है ऐसे रीजन में मूव करेगा जहाँ पे लो प्रेशर पे हाइड्रोजन गैस होगी, तो जब इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन के पार्टिकल से टकराएगा तो आयोनाइजेशन का इफ़ेक्ट करेगा, जिसकी वजह से लाइटनिंग इफ़ेक्ट जनरेट होगा। और जब वो हमें विजिबल हो जाएगा उसका सर्कुलर पाथ, तो हम फिज़िकल किसी भी फिनोमिना से उसका रेडियस फाइंड आउट कर सकेंगे। उसके अलावा जब हमने इसकी स्पीड फाइंड करनी है तो ऑब्वियसली किसी भी चार्ज के पास कितनी स्पीड है, कितनी काइनेटिक एनर्जी है, मतलब कितना वो वर्क कर सकता है, दैट इज़ इक्वल टू दी QV, और Q की जगह E आ जाएगा। V से मुराद है अप्लाइड वोल्टेज। जितना ज़्यादा वोल्टेज हम उसे अप्लाई करेंगे उसके पास जो काइनेटिक एनर्जी होगी, जो स्पीड होगी, वो उतनी ही ज़्यादा होगी। याद रहे कि यहाँ पे V स्पीड है और ये वाला जो V है ये वोल्टेज है। इसको जब सॉल्व करेंगे तो हमारे पास ये इक्वेशन आ जाएगी, और इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास E/m इज़ इक्वल टू 2V/B² R² आ जाएगा। यहाँ से हम देख सकते हैं कि हमारे पास जो चार्ज टू मास रेशो है ये इलेक्ट्रॉन की सबसे ज़्यादा होगी, क्योंकि इसका जो मास है वो सबसे कम है चार्ज पार्टिकल्स में, तो इसकी चार्ज टू मास रेशो सबसे हमारे पास कम होगी। और जो हमारे पास इससे ज़्यादा इससे जो कम हमारे पास चार्ज टू मास रेशो होगी वो हमारे पास प्रोटॉन की होगी, क्योंकि इसका मास इलेक्ट्रॉन की निस्बत ज़्यादा होता है, और डिवाइड के नीचे जितनी बड़ी वैल्यू होगी आउटकम उतनी छोटी होगी। और इससे कम हमारे पास जो चार्ज टू मास रेशो होती है वो अल्फ़ा पार्टिकल की होती है, और सबसे कम जो चार्ज टू मास रेशो होती है वो हमारे पास न्यूट्रॉन की होती है। न्यूट्रॉन की हमारे पास इनफाइनाइट होती है, क्योंकि न्यूट्रॉन को जब हम इस रीजन में मूव करवाएंगे तो वो डिफ्लेक्ट होगा ही नहीं, तो वो सर्कुलर पाथ में रिवॉल्व नहीं करेगा। तो हम कहते हैं कि इसकी जो चार्ज टू मास रेशो है वो इनफाइनाइट है। इसके अलावा अगर आप इसी फार्मूले को देखें तो हमारे पास जो Q/m था दैट वाज इक्वल टू V/BR। यहाँ से आप R की वैल्यू जब निकालेंगे दैट विल बी इक्वल टू MV/QB, या MV की जगह आप मोमेंटम लिख सकते हैं, और मोमेंटम की आप जो वैल्यू है आपको पता है कि √2m इंटू इनर्जी होता है। ये वाला रिलेशन आपने इसके याद रखने हैं। इनसे वो डिफरेंट तरह के MCQs जनरेट कर सकता है। फॉर एग्ज़ाम्पल जब वो पूछ सकता है कि अगर मोमेंटम और मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट हो, मतलब कि हमारे पास जो P है और Q है ये दोनों कांस्टेंट हो, तो R का चार्ज के साथ इन्वर्स रिलेशन बन जाएगा। लेकिन अगर जस्ट B कांस्टेंट हो तो हमारे पास ये R डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा मोमेंटम के और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा चार्ज के। लेट्स सपोज एक टेल्ट्रॉन ट्यूब जिसमें हम ये सारे का सारा एक्सपेरिमेंट करवा रहे हैं, अगर उसकी बात करें तो उसमें इलेक्ट्रॉन जो है या कोई भी चार्ज पार्टिकल जो है वो सर्कुलर पाथ में रिपीटेडली मूव कर रहे हैं।
सो दैट्स मीन उसका कोई ना कोई टाइम पीरियड होगा जिसमें वो अपनी एक साइक्लिक मोशन जो है वो कंप्लीट करता है। सो उसका एक्सप्रेशन जो है वो आपने इस तरह से याद रखना है, 2πm/qb, या अगर इसकी फ्रिक्वेंसी निकालनी है तो इसको इन्वर्स कर देंगे, क्यू बी ऊपर आ जाएगा और 2πm नीचे आ जाएगा। सो यहाँ से आप देख सकते हैं कि 2π कांस्टेंट है और बी भी अक्सर औकात हम कांस्टेंट ही रखते हैं। तो हमारे पास टी जो है, टाइम पीरियड ऑफ एनी चार्ज पार्टिकल, वो उसके मास पे डायरेक्टली रिलेटेड है और उसके चार्ज पे इन्वर्सली रिलेटेड है। मतलब चार्ज जितना कम होगा टाइम पीरियड उसको उतना ज़्यादा लगेगा। सो दैट इज़ वाई जो न्यूट्रॉन का टाइम पीरियड है वो इनफाइनाइट होता है, क्योंकि वो, जैसे मैंने पहले बताया कि वो स्ट्रेट पाथ में मूव कर जाएगा, वो सर्कुलर पाथ में रिवॉल्व करता ही नहीं है। तो सबसे ज़्यादा टाइम पीरियड इसका होगा, उससे कम अल्फ़ा का, उससे जो ज़्यादा है वो हमारे पास होगा अल्फ़ा का, उससे ज़्यादा होगा प्रोटॉन का, और सबसे ज़्यादा होगा हमारे पास जो हमारे पास इलेक्ट्रॉन का जो होगा वो कंपैरेटिवली सबसे कम होगा। सबसे ज़्यादा टाइम जो टाइम ले रहा है एक सर्कुलर पाथ को कंप्लीट करने में वो न्यूट्रॉन है, उससे कम होगा अल्फ़ा का, उससे कम होगा प्रोटॉन का, और सबसे कम जो होगा वो इलेक्ट्रॉन का होगा। क्योंकि इलेक्ट्रॉन जो है इसका मास सबसे कम है, तो हमारे पास इसका जो टाइम पीरियड होगा सर्कुलर पाथ करने का इस रिलेशन के मुताबिक वो भी सबसे कम लगेगा। तो ये सबसे कम टाइम में एक चक्कर जो है वो कंप्लीट कर लेगा। और अगर हमारे पास वी क्यू बी ये सारे के सारे कांस्टेंट हों, तो जो रेडियस हमारे पास बन रहा है सर्कुलर पाथ का, दैट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास। सो इसी प्रिंसिपल से हम डिफरेंट आइसोटोप्स को सेपरेट करने के लिए इस प्रिंसिपल का यूज़ करते हैं कि हमारे पास उसके मास के रिस्पेक्टिवली उसका इस ट्यूब में, टेल्ट्रॉन ट्यूब में, उसका जो रेडियस है वो बन रहा होता है। इसके अलावा सेम इन्हीं इक्वेशन को यूज़ करें तो हमारे पास डिफरेंट मज़ीद रिलेशन जो आ सकते हैं वो ये है कि अगर दोनों चार्ज पार्टिकल का, जो डिफरेंट चार्ज पार्टिकल हैं, उनका मोमेंटम अगर सेम हो तो फिर उनकी जो रेडियस की जो रेशो होगी दैट वुड बी इक्वल टू R1/R2 विल बी इक्वल टू Q2/Q1, क्योंकि चार्ज का मैंने अभी बताया रेडियस के साथ इन्वर्स रिलेशन है। सो अगर R1 ऊपर है तो इस साइड पे Q2 ऊपर होगा, और अगर R2 यहाँ ऊपर होता तो यहाँ पे Q1 ऊपर होना था। और अगर आपको बोला जाए कि वो जो दोनों चार्ज हैं वो सेम स्पीड से मूव कर रहे हैं, उस टाइम पे उनके रेडियस की रेशो क्या होगी, R1/R2। अगेन चार्ज के साथ इनका ये सेम वाला इन्वर्स रिलेशन है, लेकिन साथ मास के साथ उनका डायरेक्ट रिलेशन है, अभी मैंने बताया। सो ये M1/M2 आएगा डायरेक्ट रिलेशन। और अगर काइनेटिक एनर्जी सेम हो तो ये वाला आपने रिलेशन जो है वो एज इट इज़ याद रखना है। लेट्स सपोज वो एक आपको MCQ देता है कि हमारे पास लेट्स सपोज एक प्रोटॉन पार्टिकल है और एक अल्फ़ा पार्टिकल है, वो ऐसी फील्ड में एंटर हुए हैं विद सेम वेलोसिटी, तो उस टाइम पे उनके रेडियाई की जो रेशो है वो क्या होगी, ये वाला केस है कि उनकी स्पीड जो है वो सेम है। तो R1 प्रोटॉन, R2 अल्फ़ा, तो इनके ऊपर जो चार्ज आएगा ना, अब ऊपर जो चार्ज आएगा वो अल्फ़ा वाला आएगा। अल्फ़ा का चार्ज होता है 2e और प्रोटॉन पे चार्ज होता है 1e। और जो मैस आएगा उनके साथ डायरेक्ट रिलेशन है, तो ऊपर प्रोटॉन का ही मैस आएगा, नीचे अल्फ़ा पार्टिकल का ही मैस आएगा। तो प्रोटॉन का जो मैस है, अल्फ़ा का जो मैस होता है उससे 4 टाइम, हीलियम पार्टिकल का जो एटॉमिक मैस होता है वो 4 टाइम होता है, तो इधर 4 आ जाएगा। तो ई से कैंसिल हो जाएगा, 2 इससे कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे ऊपर आ जाएगा, और एम पी से कैंसिल हो जाएगा। तो ये आंसर आ जाएगा 1/2, या जिसको हम लिख सकते हैं 1:2। सो दैट्स मीन इसका जो हमारे पास बी वाला ऑप्शन है वो राइट होगा। इसके अलावा अगर कहीं पे वो आपको बोले कि हमारे पास चार्ज पार्टिकल की जो स्पीड से और मैग्नेटिक फील्ड की जो रेशो है वो कांस्टेंट हो, तो उस केस में हमारे पास मास टू चार्ज रेशो क्या होगी। सो मास टू चार्ज रेशो मतलब कि उसको इन्वर्स कर देना है। मास टू चार्ज रेशो न्यूट्रॉन की सबसे ज़्यादा होगी, क्योंकि इसमें चार्ज नहीं होता, ये चार्ज लेस है। तो चार्ज लेस है तो फिर इसका जो हमारे पास मास टू चार्ज रेशो होगी वो इनफाइनाइट होगी। इससे कम होगी अल्फ़ा की, उससे कम प्रोटॉन की, और सबसे कम इलेक्ट्रॉन की, जब बात हो रही है मास टू चार्ज रेशो। इस बात का स्टूडेंट्स आपने ध्यान रखना है कि वो आपको चार्ज टू मास रेशो पूछ रहा है या मास टू चार्ज रेशो पूछ रहा है। दोनों केसेस में जो इसका हमारे पास एक्सप्रेशन है वो बिल्कुल उल्ट हो जाएगा।
चार्ज टू मैस रेशो जो है वो इलेक्ट्रॉन की सबसे ज़्यादा होती है और मैस टू चार्ज रेशो इलेक्ट्रॉन की सबसे कम होती है। सो इसलिए इस केस में हमारे पास न्यूट्रॉन का जो रेडियस है वो इनफाइनाइट होगा, उससे कम अल्फ़ा का, उससे कम प्रोटॉन का और उससे कम इलेक्ट्रॉन का, जो हमने पहले स्टडी किया है। सो यहाँ से हमें ये भी पता चल रहा है कि न्यूट्रॉन जो है वो लीड्स डिफ्लेक्शन शो करता है क्योंकि उसके ऊपर चार्ज नहीं होता, और इलेक्ट्रॉन जो है वो मोस्ट ऑफ डिफ्लेक्शन जो है वो शो करता है। इसके बाद बेटे जो हमारा मेन टॉपिक है वो है CRO, दैट इज़ कैथोड रे ऑसिलोस्कोप। ये हमारे पास एक ऐसी डिवाइस है जो कि हाई स्पीड ग्राफ प्लॉट करने में मदद करती है विद रिस्पेक्ट टू एट डिफरेंट वोल्टेज और करंट। डिफरेंट वोल्टेज और करंट की वैल्यू के लिए ये हमें डिफरेंट ग्राफ्स जो है वो प्लॉट करके देता है, जिससे हम सिस्टम के बारे में डिफरेंट इन्फॉर्मेशन को एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं कि सिस्टम का वोल्टेज और करंट किस हिसाब से वेरी कर रहा है, उसका फेज़ क्या है, उसकी पीक वैल्यू क्या है, और उसको यूज़ करते हुए बॉडी के बारे में डिफरेंट बायोलॉजिकल चेंजेस को भी हम फाइंड आउट कर सकते हैं कि उसका ब्लड प्रेशर किस तरह से चेंज हो रहा है एंड ऑल दैट। CRO में हमारे पास मेन 3 कंपोनेंट होते हैं। एक होती है इलेक्ट्रॉन गन, जो कि इलेक्ट्रॉन को जनरेट करती है बाय अ प्रोसेस थर्मियोनिक एमिशन। थर्मल एनर्जी की वजह से जो इलेक्ट्रॉन जनरेट होते हैं वो बड़े कह लें कि रैंडम फॉर्म में होते हैं और रैंडमली मूव कर रहे होते हैं। सो उनको एक्सेलरेट करने के लिए हम इसके आगे इलेक्ट्रॉन गन के आगे ग्रिड लगा होता है, जो कि नेगेटिव पोटेंशियल पे होता है विद रिस्पेक्ट टू फिलामेंट एंड इलेक्ट्रॉन, जिसकी वजह से जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उन पे रिपल्शन की फ़ोर्स लगती है, जिसकी वजह से वो एक्सेलरेट होते हैं। ग्रिड का पोटेंशियल जितना ज़्यादा होगा उतने ज़्यादा नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन जो हैं वो रिपेल होंगे, और उतने ज़्यादा नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन जो हैं वो स्क्रीन पे पहुंच के फ्लोरेसेंस का इफ़ेक्ट देंगे, जिसकी वजह से हमारे पास जो स्क्रीन की ब्राइटनेस है वो उतनी ज़्यादा होगी। सो हम कह सकते हैं कि हमारे पास स्क्रीन की जो ब्राइटनेस है दैट कैन बी कंट्रोल्ड बाय द पोटेंशियल ऑफ ग्रिड। इसके अलावा हमारे पास इलेक्ट्रॉन गन के अंदर 3 नंबर ऑफ़ एनोड्स होते हैं। एनोड्स का काम होता है जो कि ऊपर और नीचे दोनों साइड पे लगे होते हैं, जो दोनों साइड से इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट करते हैं, जिसकी वजह से हमारे पास वो जो रैंडमली मूविंग इलेक्ट्रॉन होते हैं वो एक बीम की शेप में कन्वर्ट हो जाते हैं। इसके बाद जो बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो पास करती है मैग्नेटिक डिफ्लेक्टिंग प्लेट से। एक एक्स प्लेट होती हैं और एक वाई प्लेट्स होती हैं। एक्स प्लेट जो हैं वो इलेक्ट्रॉन बीम की अप एंड डाउन मतलब कि वर्टिकल मोशन को कंट्रोल करती हैं, और वाई प्लेट जो हैं ये आगे फर्दर अटैच होती है टाइम बेस्ड जनरेटर के साथ, जो कि फिर हमें सातुत फॉर्म का आउटपुट देता है। इसी तरह वाई प्लेट जो है वो इलेक्ट्रॉन की आगे और पीछे टू एंड फ्रो मोशन को मतलब कि हॉरिजॉन्टल मोशन को कंट्रोल करती है। इस तरह से ये दोनों जो प्लेट्स हैं इनके वोल्टेजेस को कंट्रोल करके हम स्क्रीन पे जो 2 डायमेंशनल मोशन है इलेक्ट्रॉन की उसको कंट्रोल कर सकते हैं। और जब ये इलेक्ट्रॉन फ्लोरेसेंस स्क्रीन के साथ टकराते हैं तो ये हमारे पास लाइटनिंग का इफ़ेक्ट जनरेट करते हैं, जिससे हम उसको इलेक्ट्रॉन के पाथ को 2 डायमेंशनल पाथ को जो है वो ऑब्ज़र्व कर सकते हैं। तो इस तरह से इलेक्ट्रॉन डिफरेंट वोल्टेज पे डिफरेंट तौर पे डिफरेंट 2 डायमेंशनल जो शेप्स है वो हमें स्क्रीन पे बना के देता है, जिससे हम इनडायरेक्टली इस बात का अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इसके इनपुट पे वोल्टेज और करंट के क्या चेंजेस आ रहे हैं।